हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूं महिमा। आज हम जा रहे हैं सॉल्व करने वर्कशीट नंबर 25। आज का सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान और आज का टॉपिक मिला है हमें इतिहास का। बहुत ही मजेदार टॉपिक मिला है, रूसी क्रांति पार्ट 3। रूसी क्रांति के दो भाग हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी वर्कशीट में। आज हम जा रहे हैं रूसी क्रांति का भाग 3 सॉल्व करने। अच्छा, आपको ये बात याद रखनी है कि आपको जो वर्कशीट्स मिल रही है वो सभी हमारे सिलेबस बेस्ड है। जो भी आपका 2020-21 का सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया सीबीएसई ने, एक महीने पहले हमारा सिलेबस अपलोड कर दिया। जो सिलेबस सीबीएसई ने अपलोड किया है उसी पर बेस्ड ये आपको वर्कशीट्स दी जा रही हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो वर्कशीट है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसलिए आपको ये वर्कशीट सिर्फ सॉल्व नहीं करनी है, वर्कशीट को सॉल्व करने के साथ समझना भी है, क्योंकि इन्हीं वर्कशीट्स के बेस पर आपका फाइनल एग्जामिनेशन हेल्ड किया जाएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है कि फाइनल एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छे स्कोर लेने हैं तो इन वर्कशीट्स को आपको समझना पड़ेगा और समझ के लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी भी आपको वर्कशीट करवाती हूँ तो मैं क्वेश्चन आंसर पर फोकस बाद में करती हूँ। सबसे पहला फोकस होता है मेरा कि जो पैराग्राफ दिया गया है मैं उसे समझा सकूं, आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, ताकि अगर वर्कशीट का पैराग्राफ आपको समझ में आ गया, टॉपिक आपको समझ में आ गया, तो क्वेश्चन आंसर आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज का पैराग्राफ, आज का टॉपिक रूसी क्रांति भाग 3, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। आप चाहेंगे तो आंसर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इनके आंसर्स आपको हमारे चैनल टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप टेलीग्राम पे मुदिता आईएएस वॉरियर्स को सर्च करिए और वहां हमें ज्वाइन करिए। वैसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया जाएगा, वहां से क्लिक करके भी आप डायरेक्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बता सकता है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और देख लेते हैं हम आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है रूसी क्रांति भाग 3। रूसी क्रांति भाग 3 क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव। रूसी क्रांति जब चल रही थी उस दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव क्या क्या हुए। सामाजिक बदलाव होता है यानी समाज में क्या क्या बदलाव हुए, और आर्थिक बदलाव होता है कि आर्थिक मीन्स होता है कि फाइनेंशियली क्या क्या चेंजेस हुए, यानी कि जैसे डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ। तो देखते हैं हम आज सामाजिक और आर्थिक बदलाव में रूसी क्रांति के दौरान क्या क्या बदलाव हुए थे। 20वीं सदी के आरंभ तक रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः, यानी कि जब 20वीं सदी शुरू हुई तो शुरू शुरू में ये चीजें थी, फिर उसके बाद ये चीजें बदल गई। ठीक है, तो 20वीं सदी के आरंभ तक रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित थी। यानी जब 20वीं सदी शुरू हुई तो रूसी कैसे थे, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि आधारित थी, जहां लगभग 85% लोग कृषि से जुड़े हुए थे। यानी कि यहाँ के 85% लोग क्या करते थे, सिर्फ खेती करते थे, कृषि करते थे। परंपरा के रूप में अक्सर छोटे किसान अपनी भूमि कम्यून को सौंप कर सामूहिक खेती करते थे। यानी कि जो छोटे छोटे किसान होते थे जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें होती थी, वो अपनी जमीन अपने खेत किसको दे देते थे, कम्यून को दे देते थे, जिनको मीर कहा जाता था। और वो जब मीर के पास फिर बहुत सारी जमीन हो जाती थी, सारे छोटे छोटे किसानों की जमीन ले लेते थे वो, और फिर वहां पे सारे किसान मिलकर एक साथ सामूहिक रूप से खेती करते थे। सामूहिक मतलब मिलकर एक साथ ग्रुप में काम करना। बड़े जमींदारों को कुलक कहा जाता था। यहाँ के जो बड़े जमींदार थे उनको कुलक कहा जाता था, जो सामूहिक खेती के खिलाफ थे। ये लोग जो बड़े किसान होते थे वो सामूहिक खेती के खिलाफ थे, वो सामूहिक खेती को प्रेफर नहीं करते थे। देहात में बड़ी संपत्तियों और जमीनों के मालिक चर्च, राजशाही और सामंत थे। जो देहाती एरिया होता था, जो ग्रामीण एरिया होता था, वहां पर जो बड़ी बड़ी संपत्तियां होती थी, यानी कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, ढेर सारी जो जमीनें होती थी, उनके मालिक कौन होते थे, उनके मालिक या तो चर्च होते थे या राजशाही होते थे। राजशाही मतलब जो पहले से मतलब जिनके मतलब जो बहुत रिच हो सकते थे, रिच थे, या राजाओं की जो मतलब संतानें थी, राजाओं के जो राजघराने थे, तो राजशाही होते थे या फिर सामंत होते थे। यानी कि आप कह सकते हो कि रूस में सामाजिक और आर्थिक बदलाव से पहले क्या था कि वहां के ज्यादातर लोग किसान थे, किसानी पर निर्भर करते थे, और वहां पर जो ज्यादा प्रॉपर्टी थी, ज्यादा जमीनें थी, वो किसके पास थी, वो वहां के राजशाही परिवारों के पास थी, या सामंत के पास थी, या फिर चर्चों के पास थी। और जो गरीब किसान थे वो छोटे छोटे खेतों पे सामूहिक रूप से खेती करते थे। वो भी अपनी खेती किसको दे देते थे, मीर को दे देते थे, फिर मिलकर सामूहिक खेती करते थे। अब हम आगे देखते हैं कि बदलाव क्या क्या है। रूसी क्रांति के शुरू में यह हाल था, बाद में क्या क्या बदलाव आए, हमें बदलाव देखना है।
रूस में औद्योगिकरण, बाद में, पहले तो खेती थी, फिर बाद में क्या चेंजेस आ गए, औद्योगिकरण आ गया। औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियों को बोलते हैं उद्योग, तो बहुत सारी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई, उद्योग शुरू हो गए, बिजनेस शुरू हो गए। तो रूस में औद्योगिकरण यूरोप के मुकाबले काफी देर से आया, यानी कि यूरोप में पहले आ गया था औद्योगिकरण, पर रूस में बाद में आया। 1880 और 1890 के दशकों में सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में तेजी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए। इससे क्या हुआ कि 1880 और 90 के दशकों में पीटर्सबर्ग और मॉस्को, यहाँ के जो शहर थे, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत तेजी से उद्योग पनपने लगे, उद्योग जो थे वो डेवलप होने लगे, नए नए कारखाने खुलने लगे। कारीगर वर्कशॉप में और मजदूर कारखानों में काम करते थे, यानी कि जो कारीगर होते थे वो वर्कशॉप्स में काम करते थे, और मजदूर जो होते थे वो कारखानों में यानी फैक्ट्रियों में काम करते थे। कारीगर अपने काम को कारखाना मजदूरों से श्रेष्ठ मानते थे, यानी कि कारीगरों को लगता था कि हम मजदूरों से एक लेवल ऊपर हैं, हम इनसे बेहतर काम करते हैं। ऐसा किसको लगता था, कारीगरों को लगता था। रेल मार्गों के विस्तार से, रेल मार्ग मतलब जगह जगह ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी, तो रेल मार्गों के विस्तार से लौह इस्पात, आपको पता है ट्रेन की पटरियों में लोहा, ट्रेनों में लोहा यूज होता है, तो इसलिए लौह इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन एंड मशीनरी उद्योग विकसित होने लगे। इससे क्या हुआ, जब रेल मार्ग बढ़ने लगे तो जगह जगह ट्रेनें चलने लगी, जहां पे जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था वहां भी अब ट्रेन अवेलेबल हो गई। जब ट्रेन अवेलेबल हो गई तो एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, ज्यादा ज्यादा सामान भेजना आसान हो जाता है। इसलिए रेल मार्गों के विस्तार से लौह इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग विकसित होने लगे। विकसित होने का मतलब होता है डेवलप होने लगे, आगे बढ़ने लगे। रूस में औद्योगिकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में हुआ। तो रूस में जो औद्योगिकरण हुआ था वो किसके रूप में हुआ था, पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में, यानी कि जो पहले से राजशाही परिवारों से बिलोंग करते थे, पैसे वाले लोग थे, पूंजीपति लोग थे, रईस लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो अपना डेवलपमेंट कर रहे थे, वो अपने उद्योग शुरू कर रहे थे, पैसा भी वो ही कमा रहे थे, और वो खुद अपनी संपत्ति को, अपने पैसे को आगे बढ़ा रहे थे। मतलब जो गरीब लोग था उनका फायदा नहीं हो रहा था, उनको सिर्फ ये फायदा हो रहा था कि उनको काम मिल रहा था बस, और उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन जो पूंजीपति लोग थे वो अपनी निजी संपत्ति को बढ़ा रहे थे। मजदूरों को कम वेतन पर 12 से 15 घंटे की पारियों में काम करना पड़ता था, यानी कि जो मजदूर लोग होते थे वो 12-12, 15-15 घंटे तक काम करते थे। ठीक है, तो उन्हें शिफ्ट में, पारियों का मतलब होता है शिफ्ट में, कई शिफ्ट में, जैसे 4 घंटे काम किया, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 4 घंटे काम किया, ऐसे। तो जो मजदूर वर्ग था वो क्या था, 12 से 15 घंटे अलग अलग पारियों में काम किया करते थे। महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। जो महिला कामगार होती थी, यानी कि जो महिलाएं काम करती थी, वही काम पुरुष भी करते थे, वही काम महिलाएं करती थी, पर महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता था। यानी कि सेम मजदूरी अगर दोनों कर रहे हैं, तो अगर पुरुष को 100 रुपए मिल रहा है तो महिला को 50 रुपए मिलता था। तो आप समझ गए कि एक ही काम के लिए महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था, पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता था। मजदूरों की दशा बहुत सोचनीय थी। सोचनीय मतलब कि उनकी दशा खराब हो गई थी, पैसे कम मिलना, काम जरूरत से ज्यादा करना, तो क्या होगा, लोग गरीब होते जाएंगे, उनके शरीर खराब होते जाएंगे। तो इस तरीके से मजदूरों की दशा सोचनीय थी। उनमें अक्सर बेहतर सुविधा और अधिक वेतन के लिए असंतोष रहता था। जो मजदूर लोग थे वो क्या कहते थे कि हमें और सुविधा देनी चाहिए, पर उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी। वो कहते थे हमें अधिक वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि हम काम अधिक करते हैं तो उनको वेतन अधिक नहीं मिलता था, इसलिए उनमें असंतोष फैलने लगा। असंतोष आप समझ गए कि जब इंसान मतलब जैसे कि होता है कि आपको जितना आप काम कर रहे हो उतने आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप सेटिस्फाई होते हो, नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, अगर आपसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाएगा और आपको कम पैसे दिए जाएंगे तो असंतोष आ जाता है। तो इस तरीके से जो मजदूर वर्ग था उनमें असंतोष फैलने लगा था। मजदूर संघ भी बनाए जाने लगे, मतलब कि बहुत सारे मजदूर संघ बनाए जाने लगे। संघ मतलब बहुत सारे मजदूर मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं। तो इस तरीके से मजदूर संघ बनाए जाने लगे। मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन होना आम बात थी, मतलब कि मजदूर जो थे वो इकट्ठा होकर अपना संघ बना के जगह जगह हड़ताल करते थे, प्रदर्शन करते थे कि हमारी सैलरियां बढ़ाई जाए, हमें ज्यादा सुविधाएं दी जाए, हमसे कम काम करवाया जाए। हमसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है और उसके मुकाबले हमें सैलरी कम दी जाती है। शुरू में माना जाता था कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही समाजवादी क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। तो शुरू में क्या माना जा रहा था कि मजदूर नहीं बल्कि किसान समाजवादी क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। किसान क्यों, क्योंकि आंदोलन तो किसान से शुरू हुआ था।
किसानों के साथ क्या होता था, छोटी छोटी जमीनें होती थी उनकी, वो अमीर को दे देते थे, सामूहिक रूप से खेती करते थे, उसमें भी जमींदारों को प्रॉब्लम होती थी, तो उसमें भी उनकी लड़ाई झगड़े चलते रहते थे जमींदारों से। ठीक है, तो मजदूरों का पहले तो किसानों का शोषण हो रहा था, फिर मजदूरों का भी शोषण होने लगा। तो शुरू में ये लगा कि शुरुआत किसानों ने की है, इसलिए शायद इस क्रांति को किसान आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बाद में इसमें मजदूर संगठन भी जुड़ गया और दोनों ने मिलके, मजदूरों ने बल्कि और ज्यादा, किसानों से भी ज्यादा मिलके इसमें भाग लिया, प्रदर्शन किए, हड़ताल किए। किंतु लेनिन ने उसके बाद क्या, यहाँ तक तो ये चीजें चलती गई, फिर आया लेनिन। लेनिन ने क्या क्या किया, उनके नेतृत्व में बोल्शेविकों का मानना था, मतलब बोल्शेविक आपने पढ़ा था पहले से कि उसमें एक ग्रुप था, एक संगठन था मजदूरों का, जो बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, अल्पमत और बहुमत। तो बोल्शेविक कौन है, ये है बहुमत वाले। तो ये बहुमत वाले क्या थे, बोल्शेविकों का मानना था, इनका ये मानना था, ये एक ग्रुप था, मजदूरों को न्याय कराने के, मजदूरों के साथ न्याय हो उसके लिए ये ग्रुप बनाया गया था। तो इनका मानना था किसानों में एकजुटता और अनुशासन का अभाव है। क्या मानना था इनका, किसानों में एकजुटता और अनुशासन का अभाव है, इसलिए क्रांति की बागडोर किसानों के हाथ में नहीं अपितु मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए। यानी कि जो बोल्शेविक थे, जो मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, उनका ये मानना था कि जो किसान है वो एकजुट होके, मतलब उनमें आपस में ही मतभेद हो जाता है कई बार, तो इसलिए उसमें एकजुटता की कमी है, इनमें अनुशासन की कमी है, इसलिए जो हमारी क्रांति चल रही है इसकी बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए, मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि मजदूर जो थे वो ज्यादा अनुशासित थे और एकजुट होके क्रांति कर रहे थे, लड़ रहे थे। ठीक है, किसके लिए, समाजवाद के लिए, जिसमें सबके साथ बराबर न्याय होना चाहिए, इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव, यानी प्रथम विश्व युद्ध का रूस पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, अब हम वो जानेंगे। युद्ध के कारण रूस में जर्मन विरोधी भावना प्रबल हुई। जब युद्ध चलने लगा, अब आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, उसमें रूस भी पार्टिसिपेट करने लगा, रूस भी आ गया युद्ध लड़ने के लिए। रूस की जो जनता थी, वहां की पहली जो जनता थी वो पहले ही परेशान थी, आपको पता है, मीर को अपनी जमीनें सौंप देना और उनके अपने मजदूरों से और औद्योगिकरण के जो मालिक थे उनसे लड़ाइयां होना, तो उनके देश में पहले ही अपनी बहुत सारी समस्याएं थी। और जब देश प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो क्या हुआ कि जो उनके देश की सेना थी वो पूरी युद्ध में शामिल हो गई, जो मजदूर लोग थे उनको भी कहां डालने लगे, सेना में डालने लगे, और वो भी युद्ध के लिए जाने लगे, तो और समस्याएं देश में क्या हुआ, बढ़ने लगी। ठीक है, सबसे पहले जर्मन विरोधी भावना प्रबल हो गई, लोगों के अंदर जो जर्मन को लेके भावना थी विरोध की, वो और ज्यादा बढ़ गई। सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम था, ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये एक जर्मन नाम है, का इसको बदल के पेट्रोग्राद कर दिया गया। ठीक है, यानी इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम पेट्रोग्राद कर दिया गया, क्योंकि ये नाम जर्मन था पहले। पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर रूसी सेना कठिन युद्ध लड़ रही थी, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर जो रूसी सेना लड़ रही थी युद्ध, वो बहुत कठिनता के साथ लड़ रही थी, वहां बहुत सारी समस्याएं थी। ठीक है, लाखों लोग मारे गए, युद्ध के दौरान लाखों लोग मारे गए, लाखों अपने ही देश में शरणार्थी हो गए, मतलब लाखों लोग तो ऐसे थे कि अपने ही देश में उनका सारी चीजें छिन गई और वो शरणार्थी बन गए अपने ही देश में। ठीक है, हारती हुई रूसी सेना पीछे हटते हुए फसलों इमारतों को नष्ट करती जा रही थी, मतलब हमारी जो रूस की सेना थी वो क्या थी, वो हारती जा रही थी, और हारने के कारण वो जब आगे, आपको पता है युद्ध लड़ रहा है, खेतों में भी तो युद्ध चलता है, तो युद्ध जहां पर भी चलता है तो उससे क्या हुआ, फसलें इमारतें नष्ट होती जा रही थी युद्ध के दौरान। आपको पता है जब बंदूकें चलेंगी, गोलियां चलेंगी, तोप चलेंगे तो क्या होगा, जब बिल्डिंग्स पे गिरेंगी तो वो क्या होगा, बिल्डिंग्स खराब हो जाएंगी, जमीनों पे गिरेगा तो फसलें खराब हो जाएंगी, जमीनें खराब हो जाएंगी, तो इस तरीके से फसलों इमारतों को नष्ट करती जा रही थी। ठीक है, इस युद्ध के दौरान जो सेना थी वो फसलों इमारतों को नष्ट करती जा रही थी, क्योंकि सेना पीछे हट रही थी, क्योंकि सेना युद्ध में हार रही थी। कौन सी सेना, रूस की सेना। दोनों मोर्चों पर हार के कारण कृषि, व्यापार और उद्योग चौपट हो गए। दोनों मोर्चों पे जो सेना थी वो क्या थी, हार रही थी, जिसके कारण कृषि, व्यापार और उद्योग तीनों चौपट हो गए। रूसी शासकों से जनता और सेना का असंतोष भी बढ़ गया। जो रूसी शासक थे यानी कि राजा थे, उनसे पहले तो वहां के किसान ही नाराज थे, फिर मजदूर भी नाराज हो गए, अब क्या था, सेना भी नाराज हो गई। तो जो रूस की सेना, रूस के शासक थे यानी वहां के राजा थे, उनसे वहां की जनता, वहां की सेना, वहां के मजदूर सभी नाराज हो गए, सबका असंतोष बढ़ने लगा।
आगे देखते हैं 1917 की क्रांति। 1917 की क्रांति में क्या हुआ? फरवरी 1917 में भीषण सर्दी में पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाकों में अनाज की भारी कमी हो गई। ठीक है, 1917 में फरवरी के महीने में क्या हुआ? पेट्रोग्राद, एक जो हम पढ़ रहे थे पहले शहर था सेंट पीटर्सबर्ग, उसी का नाम चेंज करके पेट्रोग्राद रख दिया गया था। वहां पे मजदूरों के इलाके में अनाज की भारी कमी हो गई, यानी कि अनाज खत्म हो गया और लोग खाने के लिए मरने लगे। मजदूरों ने हड़ताल कर दी। जब अनाज की कमी हो गई तो क्या हुआ? मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 22 फरवरी को महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। बहुत सारी महिलाओं ने मिलके, मतलब एक ग्रुप, एक संगठन बना के उसमें बहुत सारी महिलाओं को शामिल करके क्या हुआ? सरकारी इमारतें जो थी उनको घेराव किया गया, मतलब घेरा गया, वहां पे जाके हड़ताल करने लगे सरकारी इमारतों के पास। जार वहां का शासक था, वहां का राजा था। जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए प्रयासों का पुरजोर विरोध किया गया। जो जार वहां का शासक था उसने एक ड्यूमा बनाई थी। जनता ने उसके ऊपर बहुत दबाव डाला था, तो इसलिए उसने एक ड्यूमा बनाई थी। ड्यूमा क्या मतलब था? एक ऐसी सरकार बनाई थी, एक ऐसी कमेटी बनाई थी जो जनता की भलाई के लिए काम करती थी। तो उसने क्या किया? ड्यूमा को भंग करने के लिए प्रयासों का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। मतलब जार ने क्या कहना शुरू कर दिया कि इस ड्यूमा को खत्म करो, जो मेरा शासक, जो तुम लोगों ने मना किया था वही दोबारा होना चाहिए। तो वो ड्यूमा को भंग करने की कोशिश करने लगा। कौन? वहां का शासक, वहां का राजा जार। 17 फरवरी को सेना की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर बगावत कर दी। क्या हुआ? 17 फरवरी को सेना जो थी उनको आदेश दे दिया गया, कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं इन पे गोलियां चला दो। लेकिन सेना ने मना कर दिया। सेना ने प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया। मजदूरों और सैनिकों की बनाई सोवियत ने 2 मार्च को अंतरिम सरकार बनाई। ठीक है, तो मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर जो सोवियत में एक अंतरिम सरकार बनाई। कब? 2 मार्च को बनाई। और जार को राजगद्दी छोड़नी पड़ी, यानी कि जार का अत्याचार समाप्त हो चुका था, जार को वो राजगद्दी से हटना पड़ा और 2 मार्च को वहां पर एक अंतरिम सरकार बनाई गई। कहां पर? रूस में बनाई गई। देश का शासन चलाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनी संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया। मतलब यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि देश के शासन को चलाने के लिए, पूरे देश को चलाने के लिए, पूरे देश के शासन को चलाने के लिए एक सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार से चुनी हुई संविधान सभा बनेगी। यानी कि संविधान सभा, वयस्क मतलब होता है हम जो एडल्ट लोग होते हैं, जैसे कि हमारे देश में 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो एडल्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे देश में, सार्वभौमिक मतलब होता है पूरे देश की सहमति से, पूरे देश में जितने लोग हैं उसमें से जितने वयस्क हैं, ठीक है, जो एडल्ट है, उन सबका मताधिकार होगा। मताधिकार मतलब वोट होगा, और उस वोट से एक संविधान चुनी जाएगी। एक संविधान के, जैसे हमारे देश में संविधान है ना, इस तरीके से एक संविधान चुनी जाएगी। और वो संविधान सभा, संविधान में कोई एक पर्सन तो होता नहीं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते। तो देश में जितने भी लोग हैं वो सभी अपने अपने इलाके का एक एक नेता चुनेंगे। ठीक है, और वो सभी नेता मिलकर एक संविधान सभा बनाएंगे, और वो सभा जो है, संविधान सभा जो है, वो देश को चलाएगी, वो देश के लिए निर्णय लेगी। पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर पूरे रूस में 500 से अधिक सोवियत चुनी गई। तो इस तरीके से जब वोटिंग हुई तो पेट्रोग्राद सोवियत से क्या हुआ? 500 से अधिक सोवियत चुनी गई। ठीक है, मतलब इतने सारे लोग चुने गए। देहातों में किसान जमीन को बांटने पर जोर देने लगे। तो जो देहातों में किसान थे वो क्या कहने लगे कि जैसे सारी जमीन तो हड़प ली थी जमींदारों ने, तो उनका मतलब ये था कि जमीन को बांट देना चाहिए, मतलब सबके पास जमीन होनी चाहिए ताकि लोग अपनी जमीनों पे अच्छे से खेती कर सकें। इस प्रश्न पर अंतरिम सरकार को बोल्शेविकों के बीच भारी मतभेद सामने आए। जो वहां की अंतरिम सरकार थी उनमें और जो बोल्शेविक थे, जो मजदूरों के लिए लड़ रहे थे, उनके बीच में मतभेद सामने आए। मतभेद मतलब उनमें तो उनकी जो थिंकिंग थी दोनों की वो मिल नहीं रही थी, इसलिए उनमें आपस में मतभेद हो गया। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तो जब हमारी थिंकिंग नहीं मिलती है तो उसको बोलते हैं मतभेद। तो बोल्शेविक कौन थे? बोल्शेविक वो लोग थे जो मजदूरों के हक के लिए एक टीम बनी थी, एक संगठन बना था जो मजदूरों के लिए लड़ रहे थे। तो किसानों की थिंकिंग अलग थी और मजदूरों की अलग थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो सरकार और बोल्शेविक थे दोनों की सोच में मतभेद आ गए। अक्टूबर 1917 यानी अक्टूबर 1917 में लेनिन ने क्या किया?
टोटेस्ट्रिक नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविकों पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर दिया। यानी कि लेनिन ने क्या किया कि वहां पे पेट्रोग्राद में सोवियत संघ और बोल्शेविक जो थे दोनों को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया कि मतलब तुम दोनों ही जो पार्टी है, जो हमारी सत्ता है, इस पे कब्जा कर लो, तुम दोनों ही अपने तरीके से शासन करना। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि दोनों में जो मतभेद था आपस में बहस चलती रही और बाद में क्या हुआ, 24 अक्टूबर से विद्रोह शुरू हो गया, किसमें, सरकार में और बोल्शेविकों में। और बाद में क्या हुआ, दिसंबर में मॉस्को पेट्रोग्राद के इलाके पर, पूरे इलाके पर किसका कब्जा हो गया, बोल्शेविकों का कब्जा हो गया। बोल्शेविक कौन थी, बोल्शेविक मैंने आपको बार बार बताया एक टीम थी, एक ग्रुप था, एक संगठन था जो मजदूरों के हक के लिए लड़ाई कर रहा था। ठीक है, पहले एक मजदूरों का संगठन बना था, बाद में वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, एक का नाम बोल्शेविक था, एक का नाम मेंशेविक था। मेंशेविक को अल्पमत और बोल्शेविक को बहुमत कहा जाता था। तो बोल्शेविक मजदूरों के हक के लिए लड़ने का एक संगठन था। ठीक है, तो बोल्शेविकों की सत्ता स्थापित हो गई थी दिसंबर में। ठीक है, कहां पर, मॉस्को पेट्रोग्राद में, मॉस्को पेट्रोग्राद में। ठीक है, आगे देखते हैं बोल्शेविकों द्वारा लाए गए बदलाव। बोल्शेविक जब सत्ता में आ गए तो उन्होंने कुछ बदलाव लेकर आए, कुछ मतलब वहां के जो लोगों के साथ गलत हो रहा था उसके लिए कुछ न्याय किए। तो क्या क्या न्याय किए हम वो देख लेते हैं। बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, जो वहां पे बैंक थे और उद्योग थे यानी बिजनेस से, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब होता है कि वो सबके बेनिफिट के लिए हो गया, मतलब किसी एक इंसान के लिए नहीं हो गया कि अभी पहले क्या था कि वो अमीरों के लिए था, पूंजीपतियों के लिए था, जमींदारों के लिए सुविधाएं होती थी। अब क्या है, वो राष्ट्रीयकरण हो गया, सबके लिए हो गया, देश में जितने लोग हैं, अमीर है गरीब है, सबके लिए हो गया। जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, यानी कि वहां की जितनी जमीनें थी उनको क्या बोल दिया गया कि ये सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक मतलब जो सबकी होती है उसे बोलते हैं सार्वजनिक। जैसे हमारे देश में आप दिल्ली का ले लो, जैसे दिल्ली में हमारी डीटीसी बस चलती है, वो किसकी है, क्या मेरी है, नहीं, क्या आपकी है, नहीं, वो सबकी है, डीटीसी है ना, क्योंकि वो दिल्ली सरकार की है। तो दिल्ली सरकार की मतलब दिल्ली के सभी लोगों के लिए सार्वजनिक है, पूरे देश के लोगों के लिए सार्वजनिक है, कोई भी उसमें ट्रैवलिंग कर सकता है। तो वो क्या हो गई, सार्वजनिक ऐसे होते हैं, जैसे हमारे सरकारी स्कूल हो गए, वो क्या है, सार्वजनिक है, पूरे देश का कोई भी बच्चा वहां जाके पढ़ाई कर सकता है। तो इसी तरीके से वहां की जो जमीन थी उसको क्या किया, सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। पुरानी सामंती पदवियां समाप्त कर दी गई, यानी कि सामंती, सामंत कौन थे, जो एक जमींदारों की तरह ही लोग हुआ करते थे, जो इनका कब्जा हुआ करता था जमीनों पे और जो शासन किया करते थे एक तरीके से छोटे छोटे एरियाज में। तो क्या हुआ, उनकी जो पदवियां थी वो समाप्त कर दी गई, हटा दी गई। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई, यानी कि किसानों को बोल दिया गया कि जो सामंतों की ढेर सारी जमीनें इन्होंने कब्जा कर रखी है उसको तुम ले सकते हो। शहरों में बेघरों मजदूरों के लिए आवास की सुविधा की गई, यानी कि शहर में जो मजदूर थे, जो गरीब वर्ग थे या बेघर थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, उनको आवास की सुविधा दी गई, यानी उनको घर प्रोवाइड किए गए। आवास मतलब होता है घर, उनके लिए घर प्रोवाइड किए गए, उनको घर दिए गए। तो ये था हमारा रूसी क्रांति का भाग 3। हम रूसी क्रांति का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 सॉल्व कर चुके हैं। आपको ये याद रखना है कि रूसी क्रांति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ध्यान से मेरी रूसी क्रांति की तीनों वर्कशीट्स को 2-2, 3-3 बार आप ध्यान से देख लेंगे, तीनों वर्कशीट्स को, तो आपको ये रूसी क्रांति वाला चैप्टर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मेरी मास्टर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 9th क्लास की मास्टर सीरीज जो कि आज से शुरू हो जाएगी। आज आपकी 9th क्लास की मास्टर सीरीज की पहली क्लास होगी और सभी बच्चों को वो मास्टर सीरीज जरूर देखनी है। उसमें हम एक एक चैप्टर आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। पहले हम चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है या जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आए वो भी आपको समझ में आ जाए। बाकी आप सभी जानते हैं कि शायद आपके स्कूल जल्द ही खुलने वाले हैं सितंबर में। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आप देख लेना तो आपको पता चलेगा। इसलिए बेटा एग्जाम तो आपको देना ही है और एग्जाम देना है तो उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा और प्रिपेयर रहने के लिए आप हमें ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उस पर एक बेल आइकन होता है, 3 बेल्स आती है, जो सेंटर वाला बेल है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा
और नोटिफिकेशन आने से आप नोटिफिकेशन चेक करके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा हमारी वीडियोस को देखना, ताकि आसानी से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वीडियोस को देख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम देख लेते हैं आज के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, 20वीं सदी में रूसी समाज में किस किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए। नंबर 2, रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया। प्रश्न 4, बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में किन किन बदलावों की घोषणा की। ये है हमारे आज के चारों प्रश्न और अब हम देख लेते हैं इनके उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, 20वीं सदी में रूसी समाज में किस किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए। तो इसका उत्तर है, 20वीं सदी के आरंभ में रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित थी, जबकि 20वीं सदी के अंत तक यहाँ बड़े बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए थे? 1880 से 1890 के दशकों में तेजी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए। रेल मार्गों के विस्तार से लौह इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग विकसित हुए। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, रूस में औद्योगिकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में हुआ। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था ना, जो पूंजीपति थे उन्हीं का फायदा हो रहा था। नंबर 2, मजदूरों को कम वेतन पर 12 से 15 घंटों की पारियों में काम करना पड़ता था। नंबर 3, महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। ठीक है, और मजदूरों की दशा शोचनीय थी तथा उनमें बहुत अधिक असंतोष था। तो ये थी हमारा प्रश्न नंबर 2। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया। विश्व युद्ध के कारण रूस में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाकों में अनाज की भारी कमी हो गई थी। दोनों मोर्चों पर हार के कारण कृषि, व्यापार और उद्योग चौपट हो गए थे। कृषि के लिए मजदूरों और किसानों की कमी हो गई थी। रूसी शासकों से जनता और सेना का असंतोष भी बढ़ गया था। पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पे रूसी सेना का युद्ध लड़ना कठिन हो गया था। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में किन किन बदलाव की घोषणा की। तो बैंकों, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जमीनों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, पुरानी सामंती पदवियां समाप्त कर दी गई और शहरों में मजदूरों और बेघरों के लिए आवास की व्यवस्था की गई। तो ये थे हमारे आज के चारों प्रश्न। अगर किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं हूं महिमा, अब लेती हूं आपसे अलविदा। बाय बाय, थैंक यू।